दोपहर की हल्की धूप रूम के अंदर पड़ रही थी जब गीतांजलि और आन्या ड्राइंग रूम में वापस आ गए। बारिश अब बिल्कुल रुक चुकी थी और ठंडी सी हवा के साथ एक शांति थी जो दोनों के बीच नेचुरली थी। गीतांजलि चाय की सिप लेते हुए आन्या की बनाई पेंटिंग्स और स्केचेस देख रही थी और उसके हर स्ट्रोक पर हर नहीं कर पा रही थी। वाह आन्या, तुम्हारी पेंटिंग्स सच में कमाल की हैं, गीतांजलि ने अप्रिसिएशन में कहा। उसकी आंखों में थोड़ी सी चमक और हाथों में हल्की सी एक्साइटमेंट थी, हर डिटेल जैसे सच में जिंदा लग रही हो। आन्या थोड़ी शाय हो गई पर सॉफ्टली मुस्कुराई। शुक्रिया, ये मेरा पैशन है और बस छोटे से ब्रेक के लिए आई थी यहाँ। बारिश अब पूरी तरह रुक गई थी। गीतांजलि ने सोफ़ा पर थोड़ा झुकते हुए कहा, ठीक है अब मुझे चलना चाहिए। तभी आन्या ने अपनी तरफ से हाथ उठाया और थोड़ी इंसिस्टेंस के साथ बोली, बस 2 मिनट प्लीज़ इंतज़ार करिए मेरा। उसकी आवाज़ में मस्ती और थोड़ी सॉफ्टनेस थी जो गीतांजलि के दिल को छू गई थी। आन्या फिर अपने कमरे की तरफ गई। उसने धैर्य से एक नीटली रैप्ड पेंटिंग उठाई। वो वही पेंटिंग थी जो उसने उस रात गीतांजलि को डांस करते हुए सीक्रेटली स्केच की थी। कैनवस को केयरफुली रैप करके लेकर आई और गीतांजलि के हाथों में दे दिया। ये आपके लिए, आन्या ने कहा। उसकी आंखों में हल्का सा एक्साइटमेंट और थोड़ी सी नर्वसनेस थी। गीतांजलि ने धीरे से कैनवस उठाया। उसके हाथ थोड़े थ्रिल से कांप गए। उसने आन्या की तरफ देखा। एक हल्की सी मुस्कान अपने चेहरे पर आ गई। कुछ तो अलग है इस लड़की में। ये मोमेंट, ये गेस्चर, सब कुछ कैसे इतना नेचुरल और हार्टफेल्ट लगता है। उसके मन में एक अजीब सा सुकून और क्यूरियोसिटी मिक्स हो गया। फिर दोनों बाहर निकल गए। आन्या ने गीतांजलि को गेट तक छोड़ दिया। गेट के सामने रुककर आन्या ने फिर से उसे देखा। उसकी आंखों में हल्की सी चमक और स्माइल थी। गीतांजलि ने बस एक हल्का सा हाथ हिलाकर अलविदा कहा। दोनों के बीच साइलेंस में एक ही नया एहसास था, एक कनेक्शन जो शायद दोनों अभी एडमिट नहीं कर पा रही थी पर दोनों फील कर रही थी। जब आन्या ने अपने घर की तरफ कदम बढ़ाए, गीतांजलि एक पल के लिए वहीं खड़ी रही, पेंटिंग को धीरे से अपने हाथों में पकड़कर देखती हुई। उसके दिल में एक हल्का सा एहसास, एक गर्माहट और एक नया क्यूरियोसिटी का एहसास था। ये लड़की कुछ अलग है, कुछ तो शायद मैं पहली बार फील कर रही हूँ। गीतांजलि गेट के सामने रुककर थोड़ी देर खड़ी रही। पेंटिंग अभी भी उसके हाथों में थी। उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे, जैसे पेंटिंग में सिर्फ कलर और स्ट्रोक्स नहीं बल्कि कोई जज्बा भी उतारा गया हो। उसने धीरे से कैनवस को अपने पास प्रेस किया और आंखें बंद करके एक गहरी सांस ली। कुछ तो अलग है इस लड़की में, बस एक सिंपल गेस्चर और इतना कुछ फील हो रहा है, उसने सोचा। उसके मन में एक अजीब सी एक्साइटमेंट थी पर साथ ही एक छोटी सी हेजिटेशन भी। ये लड़की आन्या, पड़ोसी, आर्टिस्ट, बस एक कॉमन स्ट्रेंजर जैसे दिखने वाली, लेकिन वो फील कर रही थी वो बिल्कुल कॉमन नहीं था। उस रात का मोमेंट उसके दिमाग में ताज़ा हो गया जब आन्या ने उसे दरवाजे के पास गिरने से बचाया था। एक पल के लिए उसने अपने आप से कहा, क्या मैं पहली बार ऐसा फील कर रही हूँ किसी के सामने। ये लड़की जैसे सब कुछ नेचुरली फील करवा रही है। उसने पेंटिंग को धीरे से देखा। हर स्ट्रोक में, हर शैडो में वो डांस, वो घुंघरू की झनकार और वो हल्का सा स्माइल, सब कुछ अलाइव लग रहा था। जैसे आन्या ने उसका फिजिकल लुक नहीं बल्कि उस रात की उस फीलिंग को भी कैप्चर कर लिया हो। उस पेंटिंग में सिर्फ गीतांजलि नहीं, उस रात की एनर्जी और फ्रीडम भी जिंदा थी। गीतांजलि के मन में एक हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन आंखों में क्यूरियोसिटी और एक नया थ्रिल भी। ये लड़की शायद समझ गई है मुझे, या फिर उसके अंदर एक सेंसिटिविटी है जो मैं पहली बार फील कर रही हूँ, उसने सोचा। और फिर एक हल्की सी साइलेंस, जैसे वक्त रुक गया हो। पेंटिंग को अपने पास देखते हुए
उसने एक लम्हा लिया और इंटरनली सोचा, आज से कुछ बदलने वाला है, कुछ अलग और शायद अनएक्सपेक्टेड। उसके दिल में एक हल्का सा वार्मथ स्प्रेड हो गया। पेंटिंग आने का गेस्चर और वो छोटी सी एवरीडे मोमेंट सब कुछ एक इमोशनल रेजोनेंस क्रिएट कर रहे थे। गीतांजलि ने धीरे से कैनवस को टेबल पर रखा और सोफे पर पीछे होकर आंखें बंद करके लेट गई। उसके चेहरे पर एक काम स्माइल थी, पर अंदर अंदर एक आंधी जैसी फीलिंग चल रही थी जो शायद अभी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं। सीन को थोड़ा शिफ्ट करते हैं। सुबह का टाइम था और आन्या थोड़ी नर्वस और एक्साइटेड फील कर रही थी। उसने डिसाइड किया था कि आज वो लाइब्रेरी जाएगी, लेकिन गीतांजलि के साथ। गीतांजलि को पूछेगी कि क्या आप लाइब्रेरी चलेंगी मेरे साथ। आन्या धीरे से अपने घर से बाहर निकलती है और गीतांजलि के घर की तरफ बढ़ती है। उसने धीरे से बंगलों का डोरबेल बजाया। कुछ पल के बाद दरवाज़ा खुला। दरवाज़ा मेड ने खोला था और गीतांजलि कपूर अपने लिविंग रूम में पेंटिंग सेट कर रही थी। वही पेंटिंग जो आन्या ने पहले गिफ्ट दी थी। एक सॉफ्ट एलिगेंट कैनवस जिसमें गीतांजलि का डांस कैप्चर किया गया था। गीतांजलि एक लंबे स्टूल पर खड़ी थी, हाथ पेंटिंग के किनारे पे थे और कंसंट्रेशन से काम कर रही थी। उसके बाल थोड़ा ढीले और चीक्स पर गिर रहे थे और आंखों में एक काम और ग्रेसफुल एक्सप्रेशन था। आन्या ने धीरे से बोला, गीतांजलि जी, मैं लाइब्रेरी चलने के लिए पूछने आई थी। जैसे ही उसकी आवाज़ रूम में घूमी, स्टूल हल्का सा हिल गया। गीतांजलि का बैलेंस डिस्टर्ब हुआ और एक पल के लिए लगा जैसे वो गिरने वाली हो। आन्या के रिफ्लेक्सेस तुरंत एक्टिव हो गए। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और दोनों हाथों से गीतांजलि को कमर से पकड़ लिया, लेकिन मोमेंटम के साथ दोनों एक सडन जर्क के साथ फ्लोर पर गिर गए। फ्लोर पर गिरते ही दोनों एक पल के लिए फ्रीज हो गए। आन्या का दिल तेज धड़क रहा था। गीतांजलि का फेस, जो थोड़ा शॉक और हैरानी में था, अब उसके नज़रों के सामने क्लोजअप में था। बाल सॉफ्टली चीक्स पर गिर रहे थे और आंखों में हल्की सी सरप्राइज और सॉफ्टनेस थी। आन्या ने जेंटली उसे होल्ड किया हुआ था, अपने हाथों से उसकी कमर और बैक पर केयरफुली पकड़ रखा था ताकि उसे कोई चोट ना आई हो। दोनों फ्लोर पर थोड़ी देर एक दूसरे को देखते रहे। आन्या ने उसके चीक्स पर गिर रहे बालों को धीरे से कान के पीछे किया। एक अजीब सी टेंशन और क्यूरियोसिटी का मोमेंट बन गया। गीतांजलि की हल्की सी हंसी और आन्या का हल्का सा नर्वस स्माइल दोनों के इमोशंस को और डीपन कर रहा था। थोड़ी देर बाद, कुछ सेकंड्स के बाद, गीतांजलि ने सॉफ्टली कहा, हाँ, तुम लाइब्रेरी के लिए पूछने आई थी ना, थोड़ा हिचकिचाते हुए। उसके चेहरे पर एक सॉफ्ट स्माइल थी, आंखों में गर्माहट। आन्या भी थोड़ी रिलीफ और एक्साइटमेंट फील कर रही थी। दोनों धीरे से फ्लोर से उठकर स्टूल को एडजस्ट करते हुए और पेंटिंग को एक तरफ ध्यान से सेट करते हुए लाइब्रेरी के बारे में थोड़ी बातें करने लगे। रूम में अभी भी एक सबटल काम और इंटीमेट ऑरा था। एक्सीडेंटल फॉल और फ्लोर पर गिरने का मोमेंट दोनों के बीच एक सॉफ्ट कनेक्शन का बेस क्रिएट कर रहा था। फिर दोनों लिविंग रूम में बैठे हुए थे। तभी गीतांजलि ने कहा, मैंने अभी सुबह से चाय नहीं पी है। आन्या ने कहा, ठीक है, मैं वेट कर लूँगी। गीतांजलि ने कहा, रुको, मैं तुम्हारे लिए भी एक चाय लेकर आती हूँ। गीतांजलि किचन में जाती है। वहाँ वो चाय बना रही थी। तभी आन्या पीछे से
वहाँ पहुँच जाती है और किचन के दरवाजे पर खड़ी होकर आन्या को गीतांजलि को चाय बनाते हुए देखने लगती है। फिर दोनों सॉफ्टली लिविंग रूम से बाहर चले गए, लाइब्रेरी की तरफ, थोड़ी नर्वसनेस और थोड़ी एक्साइटमेंट के साथ, जैसे दोनों के बीच का ये छोटा सा इंसिडेंट उनको और क्लोज कर रहा हो। चली धीरे धीरे बंगलों के गेट की तरफ बढ़ रहे थे। सुबह की हल्की सी धूप और नरमी भरी हवा उनके आसपास थी। गेट के थोड़ा आगे जब गीतांजलि एक कदम आगे बढ़ रही थी, ज़मीन हल्की सी गीली थी और फ्लोर पे थोड़ा सा मॉइस्चर था। गीतांजलि का पैर हल्का सा स्लिप हुआ और बैलेंस अगेन थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। आन्या ने तुरंत रिएक्ट किया, अपने दोनों हाथ जेंटली गीतांजलि की कमर पर रख दिए और उसको पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। गीतांजलि का दिल थोड़ा तेज धड़क गया, पर उसने अपनी आंखों में हल्की सी सरप्राइज और अप्रिशिएशन के साथ देखा कि अन्य ने कैसे इंस्टिंक्टिवली तुरंत उसे संभाल लिया। शुक्रिया, गीतांजलि ने सॉफ्टली कहा और उसके चेहरे पे एक छोटी सी स्माइल आ गई। अन्य ने हल्का सा ब्लश करते हुए सिर्फ मुस्कुराया। जब वो गेट पर पहुंची, आन्या ने जेंटली कहा, यहाँ से आप मेरा हाथ पकड़ सकती हैं ताकि आप फिर से फिसल ना जाएं। गीतांजलि ने हाँ किया और दोनों ने एक छोटा सा आई कांटेक्ट किया। एक मोमेंट ऑफ साइलेंस, अंडरस्टैंडिंग, टेंशन और गर्माहट दोनों के बीच फैल गई। फिर दोनों धीरे धीरे लाइब्रेरी के लिए मूव करने लगे, मॉर्निंग की नरमी और थोड़ी ह्यूमिडिटी के साथ, जैसे उनके बीच ये छोटा सा जर्नी भी एक सब्टल बॉन्डिंग का हिस्सा बन गया हो। लाइब्रेरी के अंदर थोड़ी हल्की सी रोशनी थी। बुक्स के शेल्फ्स के बीच एक सॉफ्ट काम एटमॉस्फेयर था। आन्या और गीतांजलि धीरे धीरे एंटर करते हैं लाइब्रेरी के अंदर। दोनों के फुटस्टेप्स क्वाइटली एको कर रहे थे। ये सब आन्या के लिए नया था। इतनी शांत जगह और गीतांजलि के साथ जो अभी तक इतनी ग्रेसफुली और कामली हर चीज़ को हैंडल कर रही थी। गीतांजलि अपने हाथों में एक पुरानी बुक लिए और धीरे से उसे शेल्फ पे रखती हुई आन्या की तरफ देखती है। फिर दोनों शेल्फ्स के बीच चलते हुए क्वाइटली बुक्स देखने लगे। आन्या अपनी नज़र से धीरे धीरे गीतांजलि को ऑब्जर्व कर रही थी। उसके बाल सॉफ्टली गिरते हुए, आँखों का काम और शांत, और उसके होठों की एलिगेंस, सब कुछ आन्या के लिए उसे मेस्मराइज कर रहा था। कुछ देर के लिए दोनों क्वाइटली शेल्फ्स के बीच खड़े रहे। आन्या ने नोटिस किया कि गीतांजलि थोड़ी सी साइड से उसकी तरफ देख रही थी, पर आंखों में एक सॉफ्ट क्यूरियोसिटी थी और हल्की सी अम्यूज़मेंट भी थी। आन्या का दिल तेज़ से धड़क रहा था, पर उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया और सॉफ्टली एक बुक को उठाया। लाइब्रेरी के कॉर्नर में दोनों एक क्वाइट स्पॉट तक पहुँचे, जहाँ दोनों थोड़ी देर के लिए रुक गए। आन्या ने धीरे से एक बुक शेल्फ से ड्राइंग बुक उठाई और गीतांजलि के सामने होल्ड किया। गीतांजलि ने हल्की सी स्माइल के साथ उसे देखा और आंखों में अप्रिशिएशन दिखाई। धीरे धीरे लाइब्रेरी के ये मोमेंट्स दोनों के बीच एक सब्टल इंटीमेसी क्रिएट कर रहे थे। बिना किसी वर्ड्स के, बिना साइलेंट ऑब्जर्वेशन, शेयर्ड स्पेस और म्यूचुअल क्यूरियोसिटी, हर एलिगेंस, हर मूवमेंट, हर ग्लांस, हर सॉफ्ट स्टेप एक अजीब सी बॉन्डिंग का फीलिंग दे रहा था। फिर आन्या ने कहा, मैं थोड़ी देर यहाँ पढ़ाई और स्केचेस चेक करना चाहूँगी। गीतांजलि ने सिर्फ हाँ किया और अपनी साइड की बुक्स अरेंज करने लगी। ये छोटा सा इंटरेक्शन भी दोनों के बीच एक क्वाइट अंडरस्टैंडिंग और ग्रोइंग क्लोजनेस का बेस बन गया था। लाइब्रेरी की शांति और उनका एक साथ क्वाइट प्रेजेंस
दोनों के इमोशंस को धीरे धीरे स्टिर कर रहा था। ये स्लो, सबटल और ड्रीमी मोमेंट्स उसके बीच का फाउंडेशन बन रहे थे, जहाँ क्यूरियोसिटी और एडमिरेशन दोनों साथ मिक्स हो रहे थे। और अब शाम हो चुकी थी। गीतांजलि और आन्या ने डिसाइड किया था कि अब वो वापस घर जाएंगे, और क्योंकि वो दोनों साथ आए थे और उनके बीच के बॉन्ड्स थोड़ा अच्छे हो गए थे, तो वो साथ जाने का सोचते हैं। लाइब्रेरी से बाहर निकलते ही दोनों को शाम की हल्की सी ह्यूमिडिटी और क्लाउड्स की बादलियों का एहसास हुआ। जैसे ही वो बंगलों की तरफ बढ़ रहे थे, हल्का सा हवा चल रही थी और एक दूर से गीली मिट्टी की खुशबू आ रही थी। बारिश आने का पहला सिग्नल। आने ने नोटिस किया कि गीतांजलि का पोस्चर थोड़ा रिलैक्स और सॉफ्ट हो गया है, पर उसकी आंखों में एक काम और प्लेफुल शाइन आ गई थी। दोनों क्वाइटली चल रहे थे, हर कदम में एक सबटल टेंशन, जैसे दोनों एक दूसरे के साथ टाइम शेयर करने में खुश हो रहे हों, लेकिन अभी ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर सकते। जब वो बंगलों के गेट के पास पहुंचे, आन्या ने जेंटली कहा, चलो मैं आपको गेट तक छोड़ देती हूँ। गेट अभी थोड़ा दूर था, मतलब गेट दिख रहा था, लेकिन वो लोग गेट तक पहुंचे नहीं थे। गीतांजलि ने हल्की सी मुस्कान के साथ हाँ किया और दोनों धीरे धीरे गेट की तरफ मूव करने लगे। तभी क्लाउड्स ने अपनी बारिश का अनाउंस कर दिया। तेज़ बूंदें गिरनी शुरू हो गई और एक इंटेंस बूंदें गिरने लगी। अन्य ने अपना अम्ब्रेला ओपन किया और गीतांजलि के ऊपर जेंटली होल्ड किया, लेकिन एक तेज़ हवा का झोंका आया और अम्ब्रेला एक तरफ से मुड़ गया। आन्या ने तुरंत अपने हाथों से अम्ब्रेला संभालने की कोशिश की, लेकिन तेज़ हवा के साथ वो थोड़ा टिल्ट हो गया और इस बार सीधा करने पर अम्ब्रेला उड़ गया। गीतांजलि अब क्योंकि दोनों पूरी तरह से भीग चुके थे, तो उन्होंने एक शेल्टर के नीचे सहारा लेने का सोचा। अब वो शेल्टर के नीचे खड़े थे, तभी गीतांजलि ने कहा, आखिर वैसे भी हम भीग चुके हैं, तो क्यों ना गेट के अंदर जाके वेट करें। फिर आने ने जेंटली कहा, ठीक है, अब अंदर चलते हैं, बारिश रुकने का इंतज़ार करते हैं और मैं आपको सेफ घर के अंदर तक छोड़ दूँगी। गीतांजलि ने हल्की सी हाँ की और दोनों धीरे धीरे गेट के अंदर मूव करने लगे। थोड़ी वेट और थोड़ी प्लेफुल मोमेंट्स के साथ बंगलों की तरफ चले गए। ये छोटा सा इंसिडेंट उनके बीच का बॉन्ड और इमोशनल कनेक्शन सबटली और डीप कर रहा था। अब गीतांजलि को बंगलों के गेट के अंदर छोड़ते ही आन्या ने धीरे से कहा, ठीक है, अब मैं अपने घर के लिए वापस जाती हूँ, आप अंदर जाइए। उसने अपने कदम पीछे किए, परंतु तभी गीतांजलि ने अचानक उसकी कलाई पकड़ ली। आन्या की धड़कन तुरंत तेज़ हो गई, उसकी आंखें थोड़ी बड़ी हुई और उसने हल्का सा सांस रोका। गीतांजलि ने उसका हाथ धीरे से पकड़े हुए कहा, बरसात बहुत तेज़ हो रही है, अगर तुम चाहो तो यहाँ रुक सकती हो। गीतांजलि की बात सुनकर आन्या की धड़कनें तेज़ हो गई। उसने हल्की सी मुस्कान दी और कहा, ठीक है, थोड़ी देर रुक जाती हूँ। उनकी नज़र में छुपा क्यूरियोसिटी, हल्की मुस्कान और साइलेंट टेंशन हवा में करंट जैसा फैल रहा था। बंगलों के अंदर आते ही गीतांजलि अपने कमरे में गई और तौलिया लेकर लौटी। उसके गीले बाल हल्के से कंधों पर गिरे थे, सफ़ेद साड़ी उसके बदन से हल्की चिपकी हुई थी। आन्या खुद को रोकना चाहती थी, पर हर मोमेंट, हर हल्की सांस और साड़ी का सॉफ्टनेस उसे हिप्नोटाइज कर रहा था। उसकी नज़रें बार बार गीतांजलि की कमर पर चिपकी हुई साड़ी पर जा रही थी। तभी अचानक से आन्या को छींक आ गई। गीतांजलि ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हारा सर पोंछ देती हूँ। आन्या झिझकते हुए सिर झुकाई। गीतांजलि ने तौलिया लिया और सिर धीरे धीरे पोंछना शुरू किया। हर जेंटल मोशन, हर हल्की नज़दीकी आन्या की धड़कनों को तेज़ कर रही थी। गीतांजलि इसको पूरी तरह से महसूस कर पा रही थी। फिर तभी गीतांजलि तौलिया हटाकर थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करती है। तभी गीतांजलि का पैर फिर से फिसल जाता है और
गीतांजलि फ्लोर पर गिर पड़ती है। उसका पैर मुड़ जाता है। आन्या तुरंत उसके पास गई और उसे पकड़ लिया। फ्लोर पर कुछ पल के लिए दोनों पास पास थे। हार्ट बीट तेज हो गई, सांसें धीमी और गहरी। गीतांजलि उठने में मुश्किल महसूस कर रही थी और तभी आन्या ने उसको धीरे से उठाने की कोशिश की, पर हाथ पैर थक और भीगी हुई साड़ी के कारण उसे मुश्किल हो रही थी। आन्या ने तुरंत उसके पास झुककर उसे संभाला। थोड़ा ध्यान से गीतांजलि जी, आन्या ने सॉफ्टली कहा और अपनी बाहों में उसे उठाते हुए सोफे की तरफ ले गई। सोफे तक पहुंचते ही गीतांजलि हल्की सी राहत महसूस कर रही थी। वह धीरे धीरे बैठ गई और अपने बालों को हटाने की कोशिश कर रही थी। आन्या भी उठने लगी ताकि उसे दूर होकर थोड़ा दूर बैठ सके, लेकिन तभी आन्या की पेंडेंट की चेन में गीतांजलि के कुछ गिले और भीगे बाल फंस गए। एक पल के लिए दोनों फ्रीज हो गए। हवा में एक हल्का सा करंट जैसा टेंशन फैल गया। गीतांजलि ने धीरे से पेंडेंट को धीरे हटाने की कोशिश की, पर हर मोमेंट उनके हाथ कुछ सेकंड्स के लिए टच हो गए। आन्या की धड़कनें तेज हो गई। उसे खुद पर कंट्रोल रखना मुश्किल हो रहा था, लेकिन उसने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, 1 मिनट रुकिए, मैं निकालती हूँ, चेन में फंस गया है। गीतांजलि भी हल्की मुस्कान के साथ जवाब देती है, लग रहा है कि फंस गया है। उस मोमेंट में दोनों के बीच साइलेंट टेंशन और भी गहरा हो गया। दिल की धड़कनें तेज हो गई, सांसें हल्की और धीमी। बारिश की हल्की खुशबू, भीगी हुई साड़ी, फ्लोर पर अभी अभी वाला इंटीमेट मोमेंट और चेन में उलझे बाल, सब मिलकर एक लंबा स्लो ऑलमोस्ट करंट जैसा पॉज बना रहे थे। आन्या ने धीरे से चेन को संभाला और पेंडेंट को हटाया। गीतांजलि ने अपनी साड़ी और बाल सही किए। फिर दोनों थोड़ी देर के लिए शांति में बैठ गए, बस एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। उस पल की इंटीमेसी और अनस्पोकन अट्रैक्शन साफ साफ महसूस हो रही थी। आन्या ने धीरे से गीतांजलि का पैर अपने हाथों में उठाया। उसके नर्म सफ़ेद पाँव की उंगलियां पर हल्की सी शिकन थी, जैसे दर्द के बादल उस पर छाए हों। आन्या की उंगलियां संभल कर उसके पैरों के आसपास फिसल जा रही थी, जैसे वो छूने से ही दर्द छीन लेना चाहती हो। आन्या ने हल्की सी आवाज़ में पूछा, गीतांजलि जी, फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ है? गीतांजलि ने आंखों को झुकाकर सिर्फ एक तरफ इशारा किया। उसकी सांसों में दर्द और शर्म दोनों मिला हुआ था। आन्या तुरंत उठकर बॉक्स ले आई, फिर सोफे के पास बैठ गई। धीरे से उसने ऑइंटमेंट निकाला और उसके पैरों पर लगाने लगी। जब आन्या की ठंडी उंगलियां गीतांजलि के गर्म दर्द भरे पाँव को छूने लगी, गीतांजलि की सांसों में हल्की सी कुपकुपाहट आई। उसने अपने साड़ी का पल्लू कस कर पकड़ लिया, जैसे अपने आप को संभालना चाहती हो। आन्या ध्यान से ऑइंटमेंट मल रही थी। उसकी उंगलियों का हल्का सा दबाव गीतांजलि के पैर से लेकर उसकी रूह तक महसूस हो रहा था। दर्द कम हो रहा है ना? आन्या ने धीरे से पूछा। उसकी आवाज़ में एक अनजाना सा कंसर्न था। गीतांजलि ने आंखें बंद कर ली और सिर्फ हल्की सी कह पाई। उसके लिए दर्द कम से ज़्यादा उस पल में आन्या की छूने की नरमी महसूस हो रही थी। आन्या ने उसके पैरों को अपनी गोद में संभालते हुए धीरे धीरे मसाज करना शुरू किया, जैसे वो चाहती हो कि गीतांजलि एक पल के लिए भी दर्द महसूस ना करे। दोनों के बीच एक खामोशी छाई थी, पर उस खामोशी में एक अजनबी गर्मी थी जो उन दोनों को और करीब खींच रही थी। गीतांजलि की पलकें कभी उठती कभी झुकती, पर उसकी नज़रें बार बार आन्या के चेहरे पर अटक जाती। आन्या का चेहरा पूरी तरह से केयर और एक अनजानी चाहत से भरा हुआ था, जो गीतांजलि के दिल को और तेज धड़कने पर मजबूर कर रहा था। गीतांजलि का चेहरा हल्की तकलीफ में लग रहा था, मगर आन्या के हाथों का स्पर्श उसे राहत भी दे रहा था। आन्या की उंगलियां बहुत गर्म और संभल कर उसकी एड़ी से लेकर पैर के अंगूठे तक आ रही थी। गीतांजलि बीच बीच में आंखें बंद कर हल्का सा सांस छोड़ती, जैसे दर्द के बीच कोई सुख का एहसास छू रहा हो। आन्या ध्यान से उसकी त्वचा पर ऑइंटमेंट लगाती है और धीरे धीरे मालिश करती है। उसकी नज़रें एक पल को गीतांजलि के चेहरे पर टिकती हैं। पानी से भीगे बाल,
गालों से चिपके हुए थे। सफ़ेद साड़ी उसके गीले जिस्म से चिपक कर हर कर्व को और साफ दिखा रही थी। आन्या जल्दी से अपनी आंखें झुका लेती है, लेकिन उसके दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। आन्या ने एक बार फिर से पूछा, दर्द कम हो रहा है क्या गीतांजलि जी? बहुत ही धीमी और हल्की आवाज़ में पूछा था। गीतांजलि ने पलकें खोलकर उसे देखा और उसकी आंखों में दर्द से ज़्यादा एक अजीब सी नरमी थी। हाँ, थोड़ा जब तुम टच करती हो तो लगता है कम हो रहा है, उसने धीमे सी आवाज़ में कहा। आन्या का दिल एक पल को रुक गया। उसने संभल कर उसका पैर थाम लिया। उंगलियां उसकी त्वचा पर नर्म हल्के दबाव के साथ घूम रही थी। उस निकटता में एक अजीब सी खामोशी थी, जो सिर्फ बारिश की आवाज़ और उनके दिलों की धड़कन सुनाई दे रही थी। गीतांजलि धीरे धीरे आन्या को देख रही थी। उसकी नज़रों का बोझ आन्या के दिल पर उतर रहा था। उनके बीच हवा भारी हो चुकी थी, जैसे दोनों में से कोई कुछ कहने या करने से बस एक कदम दूर है। आन्या गीतांजलि की आंखों में इतना खो चुकी थी कि आन्या के हाथ धीरे धीरे गीतांजलि के पैर के ऊपर की तरफ सरक रहे थे। हर उंगली का हल्का दबाव गीतांजलि के दिल की धड़कन को और तेज कर रहा था। उसने पैर की मसाज अब एक अजीब सी गर्मी में बदल रही थी। आन्या की नज़रें भी अब गीतांजलि के चेहरे पर अटक गई थी, गहराई से बिना पल के झपकाए। गीतांजलि ने महसूस किया कि आन्या का स्पर्श सिर्फ दर्द कम करने का नहीं, बल्कि कुछ और कहने लगा है। आन्या के हाथ थोड़े और आगे सरकने लगे और उसके चेहरे पर एक खो जाने जैसा सुकून था, जैसे वो इस पल को भूलना ना चाहती हो और इस पल में अपना होश खो देना चाह रही हो। गीतांजलि की सांसें रुक सी गई। दिल एक पल को चाह रहा था कि बस सब कुछ भूल जाए, लेकिन अगले ही पल उसने अपने दिल को समझाया। उसने जल्दी से आन्या का हाथ अपने पैर से पकड़कर रोका। आन्या, गीतांजलि की आवाज़ हल्की सी कांप गई। बस और नहीं। आन्या झटके से अपने होश में आई। उसकी आंखें घबराहट से भर गई, जैसे अपने आप को पकड़ती हो। मैं बस उसकी बातें अधूरी रह गई। गीतांजलि ने उसकी तरफ देखा। आंखों में कुछ अनसेड था, थोड़ा डर, थोड़ा अपनापन, थोड़ा जुनून, लेकिन अपना चेहरा संभाल कर बस इतना कहा, तुमने मेरा दर्द कम कर दिया है, अब और कुछ मत करो। आन्या चुप हो गई, लेकिन उसके चेहरे पर वो इंटेंस अट्रैक्शन अब भी था, सिर्फ दबा हुआ, और दोनों के बीच एक खामोशी छा गई, जो शब्दों से ज़्यादा तेज बोल रही थी। नेक्स्ट सीन में जैसे लगता है गीतांजलि को थोड़ा महसूस होता है कि आन्या गिल्ट फील कर रही है और आन्या फील भी कर रही थी। तो गीतांजलि ने माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए सोचा कि क्यों ना थोड़ा बहुत हंसी मजाक कर लें। गीतांजलि ने हल्का सा मुस्कान के साथ आन्या को देखा। तुम डॉक्टर बनने वाली हो या नर्स? इसे तो बड़े प्यार से दवा लगा रही हो। मुझे लगता है मुझे चोट खाना आदत बना लेनी चाहिए। आन्या ने सर उठाकर देखा। उसके चेहरे पर एक हल्की सी शर्म और गिल्ट मिक्स थी। आप भी ना गीतांजलि जी, मजाक क्यों कर रही हैं? मैं बस अपना काम। गीतांजलि ने उसकी बात बीच में ही काट दी। काम? मुझे तो लगता है तुम थोड़ा ज़्यादा ही केयर कर रही हो। उसने अपने पैर से आन्या की उंगलियों को हल्का सा टच करते हुए नज़र उठाई, थोड़ा सा उसको टीज करने की कोशिश कर रही थी। उसकी आंखों में थोड़ा सा शरारत थी। आन्या उस पल में खो गई। उसने गीतांजलि के चेहरे को देखा, फिर उसकी नज़र उनके होठों पर अटक गई। उनकी हल्की सी हंसी, होठों की चमक, सब कुछ आन्या को अपनी तरफ खींच रहा था। उसका ध्यान होठों से धीरे धीरे नीचे गया और गीतांजलि की नेकलाइन के पास रुक गया। गीतांजलि की सांस हल्की सी तेज थी और उनकी ब्लाउज़ की गहराई में नज़र जाते ही आन्या एक पल के लिए खुद को भूल गई। गीतांजलि ने तुरंत महसूस किया। उसने हंसी दबाते हुए अपना हाथ आन्या के हाथ पर रख दिया। क्या देख रही हो आन्या?
उसने हल्की सी खिंचाई की। आन्या झट से संभल गई। उसकी आंखें नीची हो गई और उसने अपनी सांसों को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसके चेहरे पर ब्लश आ गया था, क्योंकि अब गीतांजलि के पैरों के दर्द को थोड़ा सा आराम था। तो आन्या ने गीतांजलि से कहा, गीतांजलि जी, अब आप थोड़ा कपड़े चेंज कर लीजिए, नहीं तो सर्दी हो जाएगी। गीतांजलि ने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। हाँ, शायद कपड़े चेंज करने चाहिए, ये गीले हुए हैं और ऐसे पहन कर रखूँगी तो ठंड लग जाएगी। आन्या तुरंत उठ गई। उसकी आंखों में एक नरमी थी। मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ, वो भी अदरक वाली, वरना सर्दी और बढ़ जाएगी। आप तब तक चेंज कर लीजिए। गीतांजलि ने उससे थोड़ा और छेड़ने के लहजे में कहा, तुम्हें तो पता है मुझे अदरक वाली चाय कितनी पसंद है, लेकिन तुम चाहती हो मैं बीमार पड़ जाऊँ तो मैं बीमार भी पड़ सकती हूँ। आन्या ने हल्की सी मुस्कान दबा ली, पर उसके दिल में अजीब सा खुमार था। वो किचन की तरफ बढ़ने लगी, पर उसके कदम धीरे हो गए, जैसे वो पीछे मुड़कर गीतांजलि को देखना चाहती हो। गीतांजलि खड़ी थी, अपने गीले साड़ी को सुलझाती हुई। उसके कपड़ों से हल्की सी खुशबू और नमी निकली, जो अब भी कमरे में थी। आन्या ने एक बार पीछे मुड़कर देखा और उसकी नज़र बस गीतांजलि के होठों से लेकर उसके नेकलाइन तक जा अटकी। उसका दिल तेज धड़कने लगा। गीतांजलि ने उसकी आंखों का रुकना महसूस कर लिया। हल्की सी स्माइल उसके होठों पर आई। आन्या, तुम जाओगी या मुझे ही चाय बनानी पड़ेगी? आन्या झिझक गई, अपनी नज़र तुरंत नीचे कर ली। उसके गाल लाल हो गए। नहीं नहीं, मैं बनाती हूँ, कहते हुए जल्दी से किचन की तरफ दौड़ गई। पर गीतांजलि के चेहरे पर अब एक अलग ही सुकून था, जैसे उसने आन्या के दिल के एक छोटे से राज को पकड़ लिया हो। आन्या किचन में चाय बनाने चली गई। वहीं गीतांजलि धीरे धीरे उठकर अपने कमरे की ओर बढ़ी। कदमों में हल्की सी झिझक थी, शायद वह चोट की वजह से जो अभी भी दर्द कर रही थी। कमरे में पहुंचते ही उसने साड़ी की पिन खोलनी शुरू की। आधी साड़ी उसने कंधे से ढलकी हुई थी और तभी अचानक से उसके पैर में दर्द उठा। वो हल्का सा डगमगाई। उसी पल चाय में कितनी चीनी पड़ेगी ये पूछने के लिए आई आन्या दरवाजे के पास खड़ी होकर ये नज़ारा देख लेती है। गीतांजलि आधी उतरी साड़ी में, बाल ढीले होकर कंधों पर बिखरे हुए। आन्या कुछ पल वहीं झिझक गई। उसकी आंखें गीतांजलि की तरफ से हट नहीं रही थी। उसके चेहरे की मासूमियत और आंखों की गहराई उस वक्त बिल्कुल अलग लग रही थी। गीतांजलि दर्द से हल्का सा कराह उठी तो आन्या तुरंत होश में आई और तेजी से उसकी ओर भागी। आराम से, आन्या ने उसे सहारा देते हुए पलंग पर बिठाया। गीतांजलि की साड़ी आधी खुली हुई थी। आन्या के हाथ उसके कमर और कंधों को थामे हुए था। दोनों के बीच की दूरी अचानक बहुत कम हो गई थी। मैं आपकी मदद कर दूं? आन्या ने झिझकते हुए कहा। उसकी आवाज़ धीमी लेकिन दिल की धड़कनों से भारी थी। गीतांजलि ने एक पल के लिए उसकी आंखों में देखा, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ सिर झुका लिया और कहा, अगर तुम्हें एतराज़ ना हो तो। अन्य के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर गीतांजलि की साड़ी पकड़ ली। साड़ी बदलने में उसकी मदद करने लगी। उसकी नज़दीकियों में दोनों की सांसें एक दूसरे से छू रही थी और एक हवा में अजीब सा खिंचाव भर गया था। अन्य धीरे धीरे झुककर गीतांजलि के ब्लाउज की ढीली पड़ी डोरियां पकड़ती है। उसकी उंगलियां कांप रही होती हैं, जैसे हर धड़कन उसकी पकड़ को डगमगा रही हो। जैसे ही वो डोरियां बांधने लगती है, उसकी उंगलियां गीतांजलि की नर्म पीठ को हल्के से छू जाती है। गीतांजलि की सांस एक पल को अटक जाती है। उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। कमरे की खामोशी में बस गीतांजलि हल्की सी सिसकारी और आने की तेज धड़कनों की आहट सुनाई देती है। गीतांजलि बहुत धीरे से फुसफुसाती है, अन्या। उसका हाथ उसके होठों से ऐसे उसका नाम उसके होठों से ऐसे निकलना है मानो कोई राज जुबान पर आ गया हो। अन्या झिझकते हुए डोरियों को बांध देती है,
लेकिन उसकी उंगलियां एक पल और रुक जाती हैं, जैसे छोड़ना ही नहीं चाहती हूँ। दोनों के बीच का फासला बेहद कम और हवा में अनकहा आकर्षण भारी हो चुका था। दोनों ही पल भर के लिए रुक गए। कमरे की खामोशी में वो हल्की सी छुअन और गहरी और भारी लगने लगी। गीतांजलि की सांसें थोड़ी तेज हो गई। अन्य की नज़रें उसकी पीठ पर टिक गई। उस स्पर्श में देखभाल थी, पर साथ ही कुछ ऐसा भी जो दोनों के दिलों को बेचैन कर गया हो। अन्य अपनी उंगलियों से धीरे धीरे गीतांजलि के ब्लाउज की डोरियां बांध रही थी। उसकी नाजुक उंगलियां जब कभी गीतांजलि की पीठ को छूती तो एक हल्की सी गर्मी से आन्या के दिल तक पहुंच जाती। गीतांजलि की सांसें जरा सी तेज हो गई थी और वो अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही थी। आन्या खुद भी खुद को रोकती जा रही थी, पर उसकी नज़र बार बार गीतांजलि के नर्म कंधों और खुली पीठ पर जा रही थी। एक लम्हा ऐसा था जब दोनों चुप थे और बस उनके दिल की धड़कनों की एक दूसरे को सुनाई दे रही थी। फिर गीतांजलि ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ खामोशी तोड़ी। उसने अपना साड़ी का पल्लू संभालते हुए कहा, तुम जाके चाय देख लो आन्या, मैं अब थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ। आन्या झट से अपनी सोच से बाहर आई और सिर हिलाकर कहने लगी, जी मैं अभी ले आती हूँ। वो जल्दी से किचन की तरफ चली गई ताकि अपने जज्बात को छुपा सके। उसने चाय बनाते हुए अपने दिल को समझाया कि ये बस एक एक्सीडेंट था, बस एक नॉर्मल मोमेंट। लेकिन अंदर ही अंदर वो जानती थी कि जो भी हो रहा था वो नॉर्मल बिल्कुल नहीं था। थोड़ी देर बाद दोनों ड्राइंग रूम में एक दूसरे के सामने बैठे थे, हाथों में गर्म चाय के कप। दोनों बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दोनों के दिमाग में अभी भी वो पल घूम रहा था जो बस अभी अभी गुजरा था। तभी आन्या का फ़ोन तेज़ आवाज़ में बज उठा। उसने झट से कॉल उठाया और सामने एक खुश मिजाज आवाज़ आई, आन्या गेस करो मैं कहाँ हूँ। मैं ऊटी आ रही हूँ, कल तक तुमसे मिलने आऊँगी। ये कीर्ति थी, आन्या की पुरानी और बहुत करीब दोस्त। आन्या एक पल के लिए बिल्कुल शॉक्ड हो गई। उसने एक हल्की सी हंसी के साथ जवाब दिया, कृति तुम ऊटी आ रही हो इतनी अचानक। कृति की आवाज़ में वही पुरानी एक्साइटमेंट थी। हाँ मैंने सोचा तुम्हें सरप्राइज़ दे दूँ, बस कल तक मिलती हूँ तुमसे। आन्या ने फ़ोन रख दिया, पर उसका चेहरा अब भी सोच में डूबा हुआ था। दिल में एक अजीब सी उलझन थी। एक तरफ गीतांजलि के साथ गुजरे वो इंटेंस पल जो अभी तक उसके सीने में गुनगुना रहे थे, और दूसरी तरफ कृति का आना जो उसके लिए एक पुरानी दुनिया की यादें ले आना जैसा मंजर था। गीतांजलि ने उसके चेहरे की बदली रंगत देखी और चुपचाप उसकी तरफ देखती रही। उसकी आंखों में एक अनसुनी सी बात थी, जैसे वो पहले से ही समझ गई हो कि आन्या के दिल में कुछ और भी चल रहा है। सीन आगे थोड़ा शिफ्ट होता है। अगली सुबह ऊटी की हवा और भी ताज़ा लग रही थी। आन्या ने कृति को स्टेशन से पिक किया था। कृति बिल्कुल वैसी ही थी जैसे हमेशा, खुली जुल्फ़ें, शरारती मुस्कान और वो खुद में इतना कॉन्फिडेंस कि उसके आसपास का माहौल खुद ब खुद रोशन लगता था। आन्या और कीर्ति दोनों हंस हंस कर बातें कर रहे थे लॉन में खड़े होकर। कृति ने आन्या को टाइट हग दिया और बोला, यार तुम तो बिल्कुल भी नहीं बदली, बस थोड़ी सी और खूबसूरत हो गई हो। आन्या हंसी और उसके गाल लाल हो गए। तू भी ना कीर्ति, अभी आई है और अभी से शुरू हो गई। वो दोनों एक दूसरे के साथ इतना कंफर्टेबल थे जैसे दिन रात की पुरानी यादें फिर से ताज़ा हो गई हो। गीतांजलि अपने बरंडा में खड़ी थी। उसने बाहर से आती हंसी की आवाज़ सुनी। जब उसने देखा आन्या और कृति एक दूसरे के साथ कितनी क्लोज हैं, तो उसके दिल में एक अजीब सी हल्की जगह महसूस हुई। आन्या की वो मुस्कान, वो चमक जो गीतांजलि ने खुद के लिए सोचा था, आज किसी और के लिए जल रही थी। गीतांजलि ने अपने आप से ही कहा, मुझे क्यों फ़र्क पड़ रहा है, ये तो उसकी दोस्त है, बस एक पुरानी दोस्त। पर उसके दिल के अंदर एक हल्की सी जलन जग उठी थी। उसने अपनी उंगलियों को अपने
साड़ी के पल्लू के किनारे में लपेट कर खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसकी नज़रें बार बार आन्या और कृति के चेहरे पर अटक रही थी। कृति ने दूर से गीतांजलि को देखा। उसने आन्या से पूछा, ये वही है ना, गीतांजलि कपूर, द एक्ट्रेस जो सालों पहले कहीं खो गई थी? आन्या ने हाँ में सर हिला दिया। कृति ने गीतांजलि को देखा और तुरंत हाथ जोड़कर नमस्ते बोला और पूछा, आप गीतांजलि जी हैं ना? आन्या ने मुझे आपके बारे में बहुत कुछ बताया था। गीतांजलि ने दूर से ही हल्का सा स्माइल दिया, लेकिन उस स्माइल के पीछे एक खामोशी थी, जैसे वो अपने दिल के असली जज्बात छुपा रही हो। गीतांजलि ने भी उसको हाय बोला और कहा, वेलकम टू ऊटी। आन्या एक्साइटेड होकर कृति का हाथ पकड़ के कहने लगी, चल तुझे अंदर दिखाती हूँ, ऊटी का मेरा नया घर और मेरे पेंटिंग्स भी। और गीतांजलि बस और कीर्ति बस उसके पीछे पीछे चल दी। गीतांजलि ने दोनों को दूर जाते देखा और अपने दिल में एक अनसुना सवाल था, क्या मैं सच में आन्या को किसी और के साथ देख सकती हूँ? सीन थोड़ा आगे शिफ्ट होता है। शाम का वक्त था। ऊटी की थोड़ी ठंडी हवा और दूर तक पहाड़ों की हरियाली ने एक नया जादू सा बिखेरा था। आन्या और कृति दोनों ड्राइंग रूम में बैठे हंसी मजाक कर रहे थे। कृति ने एकदम से बोला, आन्या यार, ऊटी में आए और कैंपिंग ना करें तो क्या मज़ा। कल चलते हैं माउंटेन साइड, टेंट लगाएंगे, बॉनफायर, क्या बोलती है? आन्या के चेहरे पर तुरंत एक्साइटमेंट आ गई। हाँ, ये अच्छा आइडिया है, बहुत मज़ा आएगा। मुझे तो हमेशा से माउंटेन कैंपिंग पसंद थी। तभी गीतांजलि जो कॉर्नर से उन दोनों की बातें सुन रही थी, अपना साड़ी का पल्लू संभालते हुए मुस्कान छुपाने की कोशिश कर रही थी। उसके अंदर एक अजीब सी हिचकिचाहट थी। वो अपने आप को कन्विंस कर रही थी कि कैंपिंग, बॉनफायर ये सब मेरे लिए नहीं है। अब मैं इतनी ज़्यादा क्राउड्स और आउटिंग से दूर रह चुकी हूँ कि अब मुझे बाहर जाने की इच्छा नहीं होती है। लेकिन उसी वक्त आने की आवाज़ उसके दिल तक पहुँच गई। गीतांजलि जी, आप भी चलिए ना, बहुत मज़ा आएगा। मुझे तो लगता है आपको माउंटेन कैंपिंग पसंद आएगी। और फिर हम तीनों साथ होंगे। गीतांजलि ने थोड़ा रुक कर आन्या की आंखों में देखा और उस नज़र में एक खामोशी थी, लेकिन एक ऐसा खींचतान भी था जो उसे ना कह कर दूर जाने नहीं दे रहा था। कृति ने तुरंत बोल दिया, हाँ जी, प्लीज़ आप भी चलिए ना, नहीं तो आन्या तो मुझे अकेली ही पक्का टॉर्चर करेगी। सब हंस पड़े, लेकिन गीतांजलि के दिल में एक छुपी हुई लड़ाई चल रही थी। उसने धीरे से कहा, ठीक है, अगर तुम दोनों इतना कह रही हो तो मैं भी चलूँगी। आन्या के चेहरे पर खुशी चमक उठी। उसने ऑलमोस्ट बच्चों की तरह क्लैप कर दिया। ये फिर तो कुछ अच्छा ही होगा कल का दिन। तो ठीक है फिर, कल का दिन फिक्स है फिर कैंपिंग के लिए, आन्या ने एक्साइटमेंट में कहा। गीतांजलि अपने अंदर एक अजीब सी उलझन महसूस कर रही थी। एक तरफ उसका दिल कह रहा था कि उसे आन्या के करीब रहना अच्छा लगता है। दूसरी तरफ जब उसने आन्या और कृति की दोस्ती देखी तो उसके अंदर एक जलन सी उठी। और तीसरी तरफ गीतांजलि को ये भी फील हो रहा था कि वो आन्या से उम्र में काफ़ी बड़ी है। उसने अपनी आंखें खिड़की की तरफ कर दी, जैसे अपना हाल कोई ना समझ ले, इसलिए आंखों को छुपा रही हो। शाम धीरे धीरे रात में ढल गई। आन्या और कृति अपने कैंपिंग के प्लान को और डिटेल में डिस्कस कर रहे थे। किस तरह टेंट लगाएंगे, क्या खाना बनाएंगे, किस जगह रात गुजारेंगे। और गीतांजलि चुपचाप उन दोनों को देख रही थी, जैसे वो खुद से लड़ रही हो। और हाँ, आन्या के घर ही गीतांजलि आज रुक रही थी, क्योंकि आन्या ने उसको डिनर के लिए रोक रखा था।
कृति के साथ उसकी ये हंसी, क्या मैं इस हंसी में अपना हिस्सा चाहती हूँ? और अगर हाँ, तो क्यों? क्यों चाहती हूँ मैं आन्या के हंसी में अपना हिस्सा? गीतांजलि ये सवाल खुद से करती है। अब सीन को आगे शिफ्ट करते हैं, जहाँ पर सुबह हो चुकी थी। सुबह का सफ़र लंबा था। तीनों एक गाड़ी में निकले, आन्या और कृति और गीतांजलि। सफ़ेद बादलों में लिपटी पहाड़ियाँ, हरे भरे जंगल और हवा की हल्की सी ठंडक, सब मिलकर एक नया सा एक्साइटमेंट ला रहे थे। आन्या और कृति बहुत एक्साइटेड थे, लेकिन गीतांजलि एकदम शांत। गीतांजलि गाड़ी ड्राइव कर रही थी। आन्या फ्रंट सीट पर, पैसेंजर सीट पर बैठी हुई थी। वहीं कृति पीछे की सीट पर बैठी हुई थी और एकदम एक्साइटेड फील कर रही थी। गीतांजलि ने एक हल्का सा कॉटन सिल्क की साड़ी पहनी थी, हल्का आसमानी रंग जो रोशनी पड़ते ही और गहरा हो जाता। उसके बाल लूजली बंधे हुए थे, जिसमें कुछ लटें बार बार उसके चेहरे पर आ गिरती और वो अपने नर्म उंगलियों से उन्हें हटा देती। आन्या गाड़ी के एक कोने से छुप के उसे देख रही थी, जैसे हर पल उसकी तस्वीर अपने दिल में उतार रही हो। कृति तो एक्साइटेड थी ही, बार बार बोल रही थी, आज तो फुल कैंपिंग वाली फील आएगी, ट्रस्ट मी, रात में बॉनफायर, गाने, कहानियाँ, सब होगा, मज़ा आएगा। गीतांजलि बस हल्का सा मुस्कुरा देती है, लेकिन आन्या को लग रहा था जैसे उस मुस्कान में एक अलग ही चार्म था। वो चार्म जो सिर्फ फिल्मों में होता है, जहाँ हीरोइन बस चलती है और हवा खुद रुक जाती है। वो लोग एक पहाड़ी पर पहुंचते हैं। शाम तक तीनों एक खुले मैदान में पहुंच जाते हैं। धूप ढल रही थी, आसमान ऑरेंज और पिंक रंगों में रंग गया था। कृति ने टेंट का बैग निकाला और जल्दी से खोलना शुरू किया। आन्या हेल्प करने लगी। गीतांजलि एक तरफ खड़ी उन दोनों को देख रही थी, लेकिन आन्या ने तुरंत कहा, गीतांजलि जी आप भी आइए ना, नहीं तो फिर मज़ा नहीं आएगा ना। टेंट लगाने में हेल्प करिए प्लीज़, थैंक यू। गीतांजलि धीरे से झुकी और टेंट के बम्बू पोल्स पकड़ने लगी। साड़ी का पल्लू धरती को छूने लगा। आन्या ने बस सांस रोकी और उसे देखती रह गई, जिसमें साड़ी का किनारा, उसके नाजुक हाथ और उसके चेहरे की ग्लो सब मिलकर एक पेंटिंग बन गए थे। जब टेंट के एक कोने के ऊपर उठाना था, तो गीतांजलि थोड़ा झुक गई और आन्या भी उसी कोने पर थी। उनके हाथ एक ही बैम्बू पर एक साथ आ गए। आन्या ने अपनी उंगलियां जल्दी से पीछे खींच ली, लेकिन गीतांजलि की हल्की सी मुस्कुराहट ने उसका दिल और तेज धड़का दिया। कृति ने हंसी मजाक में कहा, लगता है ये टेंट आप दोनों की केमिस्ट्री टेस्ट कर रहा है। गीतांजलि ने बस एक शार्प सी नज़र उस पर डाली और चुप हो गई, लेकिन आन्या का चेहरा लाल पड़ गया था। टेंट लग गया था। शाम और गहरी हो रही थी। हवा तेज चलने लगी थी, जो गीतांजलि की साड़ी के आंचल को बार बार उड़ा रही थी। आन्या की नज़रें उस पल्लू का पीछा कर रही थी, फिर उसके नाजुक कमर तक रुक जाती। उसका दिल चाहता कि नज़रें हटा ले, लेकिन हर पल वापस खींच आती थी। गीतांजलि ने उससे जैसे महसूस कर लिया था। उसने बस सीधी आंखों से आन्या की तरफ देखा। वो नज़र इतनी गहरी थी कि आन्या ने अपने आप को पकड़ लिया, जैसे कोई चोरी पकड़ी गई हो। गीतांजलि ने कुछ कहा नहीं, लेकिन उसके चेहरे पर एक हल्के से छेड़छाड़ वाली मुस्कान थी, जो आन्या को और भी परेशान कर रही थी। रात हल्की हो गई, बॉनफायर जल गया। कृति ने गाने गाना शुरू किया और हंसी मजाक चल रहा था, लेकिन आन्या और गीतांजलि के बीच खामोशी में भी एक आवाज़ थी, आवाज़ जो उनके दिलों में चल रही थी। आन्या बार बार सोच रही थी, मैं इतनी खिंचाव क्यों महसूस कर रही हूँ। गीतांजलि जो सिर्फ एक पड़ोसी है, एक पुरानी एक्ट्रेस, फिर भी मैं इनकी तरफ से अपनी नज़रें हटा ही नहीं पाती। और गीतांजलि, उसके दिल में एक और ही उलझन थी। उसने अपनी साड़ी का पल्लू संभाला और चुपके से आन्या को देखा, जो फायर लाइट की चमक में चमक रही थी, और उसने बस इतना सोचा, क्या है ये लड़की, मेरी ज़िंदगी में सच में कुछ बदलने आई है।
बॉनफायर के आसपास तीनों बैठ गए थे। ठंडी पहाड़ी हवा में लकड़ी की आग की गर्मी एक अलग ही सुकून दे रही थी। दोनों हवा में थोड़ी खामोशी थी तो कीर्ति ने तुरंत अपने फ़ोन से गाना चला दिया। अरे कैंपिंग विदाउट बॉलीवुड सॉन्ग्स नॉट पॉसिबल यार, कृति ने छेड़ा और फ़ोन को स्पीकर के पास रख दिया। गाना बजने लगा, एक पुराना आइकॉनिक बॉलीवुड सॉन्ग जिसमें दोस्ती और मस्ती का रंग था। कृति उठ गई और अन्य का हाथ खींच लिया। चल नाचते हैं थोड़ा। अन्य हंसी और शुरू में मना करती है। अरे नहीं यार, सब देख रहे हैं। कृति ने उसकी बात काट दी। कौन देख रहा है यहाँ, सिर्फ हम तीन हैं, चल ना। और फिर दोनों सर्कल में फायर के पास नाचने लगे। कृति थोड़ा फिल्मी स्टेप्स करती है, कभी आन्या का हाथ पकड़ के घूमती है, कभी उसके शोल्डर पर हाथ रख कर मस्ती करती है। धीरे धीरे गाना थोड़ा रोमांटिक सा मूड ले आया और कृति ने आन्या को और क्लोज खींच लिया। आन्या भी पहले तो ऑकवर्ड की हंसी हंसी, लेकिन फिर उसके साथ फ्लो में आ गई। उन दोनों की बॉडी लैंग्वेज कैजुअल थी, पर एक दूसरे के करीब आकर नाचना उन्हें और भी कंफर्टेबल लग रहा था। आग की रोशनी में गीतांजलि उन दोनों को देख रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कान तो थी, लेकिन आंखों में कुछ और था, एक हल्की सी जलन, एक अजीब सा कसक। उसने अपना आंचल और टाइट कर लिया और नज़रें फायर में घुमा दी। गीतांजलि के दिल में एक अजीब सी सोच चल रही थी। मुझे क्यों इतना ख़राब लग रहा है, ये तो सिर्फ डांस कर रहे हैं, बस एक दोस्त के साथ। पर फिर भी आन्या के चेहरे की वो हंसी मुझे अपनी तरफ क्यों खींच रही है, और किसी और के साथ देखकर मुझे इतना क्यों चुभ रहा है। आन्या को पता नहीं क्यों, पर डांस करते करते उसकी नज़रें बार बार गीतांजलि की तरफ जा रही थी। उसने नोटिस किया गीतांजलि चुप है, हंसती हुई दिख रही है, पर उसकी आंखों में एक अलग ही बात है। गाना ख़त्म होते ही आन्या ने कृति से हाथ छुड़ा लिया और कैजुअल सी हंसी के साथ बैठ बैठ गई। लेकिन उसका मन अब भी सिर्फ एक चीज़ सोच रहा था, गीतांजलि जी को ये सब पसंद नहीं आया। क्या वो कुछ और फील कर रही हैं? बॉनफायर ख़त्म होते ही ठंड और तेज़ हो गई थी। कीर्ति हंसी मजाक करते हुए अपने टेंट की तरफ निकल गई और आन्या और गीतांजलि एक ही टेंट में थे। गीतांजलि ने थोड़ा झिझकते हुए बोला, मैं हेल्प कर देती हूँ टेंट लगाने में, वैसे भी तुम्हें पता होगा मुझे पहले कभी ये सब करना नहीं आया। आन्या मुस्कुराकर उसके पास आ गई। आप बस पकड़ लीजिए, मैं कर लूँगी। लिसनर्स, यहाँ पे गंदा नहीं सोचना है, यहाँ पे बस टेंट पकड़ने की बात थी। जब आन्या टेंट का पोल खड़ा कर रही थी, हवा तेज़ चलने लगी और एक पल को वो बैलेंस लूज कर बैठी। गीतांजलि ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसके बाजू पकड़ लिया। आन्या को चेहरा उसके आन्या का चेहरा उसके बिल्कुल करीब आ जाता है। दोनों की सांसों की गर्मी एक दूसरे के चेहरे पर महसूस होती है। पल भर के लिए वक्त रुक सा जाता है। गीतांजलि ने अपना हाथ तुरंत वापस खींच लिया, थोड़ा सा पीछे हट गई। संभल के आन्या, तुम भी ना, उसने हल्की सी डांट के साथ कहा। पर आन्या के अंदर एक अजीब सी गर्मी दौड़ गई थी। उसने चुपके से गीतांजलि की प्रोफाइल देखी, साइड प्रोफाइल, उसकी सफ़ेद साड़ी, उसके खुली जुल्फ़ें और उसकी आंखों में वो गहरापन जो शायद खुद गीतांजलि भी समझना नहीं चाहती थी। दोनों टेंट के अंदर आ गए। हवा ठंडी थी, लेकिन अंदर की खामोशी और भी गहरी लग रही थी। अन्य ने ब्लैंकेट फोल्ड करके साइड में रखा, जबकि गीतांजलि अपनी साड़ी थोड़ा एडजस्ट करते हुए बैठ गई। आन्या की नज़रें उसके लिप्स पर अटकी रही, फिर धीरे धीरे उसकी आंखें नीचे उतर कर उसके नेकलाइन तक आ गई। उसने तुरंत अपनी नज़रें हटा ली, लेकिन एक कसक उसके चेहरे पर दिख गई। गीतांजलि ने हल्का सा टीज़ करते हुए कहा, क्या हुआ अन्या, इतनी सीरियस क्यों हो गई? पहले तो इतनी मस्ती कर रही थी अपनी दोस्त के साथ। आन्या को लगा गीतांजलि उसे छेड़ रही है, लेकिन उसके लफ्ज़ों के पीछे छुपी एक हल्की सी जलन उसने महसूस कर ली थी। आन्या के दिल ने चुपके से कहा, तो मैं सही थी, गीतांजलि जी को नहीं अच्छा लगा मुझे कीर्ति के साथ देखकर। तो गीतांजलि और आन्या दोनों टेंट के अंदर लेट चुके थे।
रात के 2 बजे का वक्त था लगभग। टेंट के बाहर हवा तेज़ चल रही थी और बारिश की हल्की सी बूंदें टेंट पर टप टप कर रही थी। अंदर ठंड इतनी बढ़ गई थी कि आन्या अपने ब्लैंकेट के अंदर लिपट कर भी कांप रही थी। गीतांजलि अपनी जगह चुपचाप लेटी हुई थी, पर उसकी आंखें अभी भी खुली थी। उसकी आदतें ऐसी थी कि जल्दी नींद नहीं आती थी। शायद हम लोगों में से भी कुछ लोग होंगे जिन्हें जल्दी नींद नहीं आती है। वैसी ही कुछ आदत थी गीतांजलि की। आंखें बंद करते ही उसके दिमाग में ख्याल भर जाते थे, और आज तो सामने आन्या भी थी, इसलिए बेचैनी और बढ़ गई। अचानक नींद में पलट कर आन्या बिल्कुल गीतांजलि के पास आ गई। उसका ब्लैंकेट कहीं एक तरफ सरक गया और वो सीधा गीतांजलि के साथ लिपट गई। गीतांजलि की सांसें एकदम रुक सी गई थी। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा, पर बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। नींद में आन्या का हाथ धीरे से सरक कर गीतांजलि की कमर पर आ टिक गया। उसने सिर्फ टिकाया नहीं बल्कि उसे कस कर बांध लिया, जैसे अपनी नींद में वो अपना सुकून ढूंढ रही हो। गीतांजलि के पूरे जिस्म में एक बिजली जैसी दौड़ गई। उसके बदन पर सर्दी से ज़्यादा गर्मी छाने लगी थी। उसके हर नर्व जैसे जाग उठा था। आन्या का सर उसके कंधे पर था। उसकी गर्म सांसें गीतांजलि के कॉलर बोन्स और गर्दन को छू रही थी। उसकी कमर पर बंधे उस हाथ की पकड़ गीतांजलि के लिए किसी जुल्म जैसी लग रही थी, एक मीठा दर्द भरा जुल्म। गीतांजलि ने अपनी आंखें बंद कर ली और दिल को समझाने की कोशिश करने लगी। ये सिर्फ नींद में है, इससे कुछ मतलब नहीं है, पर मेरा दिल क्यों इतना महसूस कर रहा है। उसने हल्का सा हाथ हिलाकर अपनी जगह बनाने की कोशिश की, पर आन्या ने उससे और मजबूती से उसकी कमर को कस लिया, जैसे छोड़ना नहीं चाहती हो। गीतांजलि की उंगलियां टेंट की दीवार को पकड़ लेना चाहती थी। वो चाहती थी कि वक्त रुक जाए, और साथ ही ये भी चाहती थी कि वक्त तुरंत निकल जाए, क्योंकि उसके दिल की गति अब उसके बस में नहीं थी। टेंट में उन दोनों की सांसें थी जो अब एक दूसरे में घुल रही थी। गीतांजलि के दिल के कोने में खुद से सवाल उठ रहा था, आन्या, क्या तुम्हें खुद भी कभी पता चलेगा कि तुम्हारी मासूम हरकतें मुझे इतनी गहराइयों में खींच रही हैं। गीतांजलि बिल्कुल सीधी लेटी हुई थी, लेकिन अंदर से तूफान चल रहा था। आन्या का हाथ अभी भी उसकी कमर पर बंधा हुआ था। हर पल उस छुअन की गर्मी उसके दिल की गति को और तेज बढ़ा रही थी। उसने अपनी आंखें टेंट की अंधेरी छत की तरफ टिकाई, लेकिन दिमाग कहीं और भाग रहा था। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं क्यों इतनी बेचैन हूँ? ये लड़की ये लड़की आन्या क्यों मुझे ऐसा महसूस करा रही है जैसे मैं अभी भी सांसें ले सकती हूँ, मैं अभी भी फिर से जीना सीख सकती हूँ। उसने होठ कस लिए। सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। आन्या की उंगलियां उसकी कमर पर बिल्कुल बेचैनी से कस कर टिकी थी। हर हल्की हरकत पर गीतांजलि को अपना बदन थोड़ा कांपता महसूस हुआ। क्या मुझे हटा देना चाहिए उसका हाथ? पर मैं हटा क्यों नहीं रही? क्यों चाह रही हूँ कि पल और लंबा हो जाए? मैं तो हमेशा अपने जज्बात को संभालना जानती थी। फिर अब फिर अब क्यों लगता है जैसे अपने ही बस में नहीं हूँ? क्यों मुझे उसकी नींद को टोकने में अच्छा नहीं लग रहा है? उसके दिल में एक और आवाज़ उठी, ये सिर्फ एक बच्ची है, अभी तो अपना करियर अपने सफ़र के रास्ते पर है। और मैं गीतांजलि कपूर, जिसने अपनी ज़िंदगी के सब कुछ पीछे छोड़ दिया है। मेरे और इसके बीच क्या है? क्या हो सकता है? उसने आंखें बंद कर ली, पर उसके अंदर के सवाल और तेज़ घूमने लगे। और अगर कुछ है भी, तो क्या मुझे मान लेना चाहिए या भूल जाना चाहिए? आनंद ने नींद में और ज़्यादा अपना चेहरा उसके कंधे पर दबा लिया। उसकी गर्म सांस गीतांजलि के हाथ को छूने लगी।
सॉरी, गीतांजलि के कंठ को छूने लगी। गीतांजलि का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। ये जो मैं महसूस कर रही हूँ, क्या इसे प्यार कहते हैं? ये बस एक लम्हे का कमज़ोरी है। मुझे जवाब चाहिए, पर जवाब खुद से कैसे मांगूँ? रात भर वो ऐसे उलट पलट कर रही थी, अपनी सोच में उलझी रही। नींद उसके पास आई ही नहीं। टेंट के बाहर आंधी बारिश अपना राग अलग गा रही थी, और टेंट के अंदर एक और आंधी चल रही थी, गीतांजलि के दिल के अंदर। टेंट के बाहर सूरज की पहली किरणें अंदर आ रही थी। ठंडी हवा के साथ ज़मीन भी अब भी नमी से भरी हुई थी। आन्या ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसका चेहरा अभी भी गीतांजलि के कंधे के बहुत करीब था। उसने एक पल को रात याद कर ली। उसका अपना हाथ गीतांजलि की कमर के इर्द गिर्द, उसका चेहरा उसके कंधे पर, और वो महसूस जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसने जल्दी से आंखें बंद कर ली और अपना हाथ धीरे से वापस खींच लिया, लेकिन दिल ही दिल में ज़ोर से धड़कने लगा। ये मैंने क्या कर दिया? कितनी बेवकूफ़ थी मैं। गीतांजलि जी को क्या लगा होगा मेरे बारे में? मुझे संभलना चाहिए था, पर मैं। आन्या ने अपने दिल को डांटा। गीतांजलि उस वक्त अभी भी जाग रही थी। उसकी आंखों के नीचे थोड़ी सी हल्कापन दिख रहा था। रात भर की बेचैनी ने उसके चेहरे पर अपना असर छोड़ दिया था। आन्या एक छोटी सी नज़र उस पर डालती है और फिर जल्दी से आंखें फेर लेती है। आन्या ने एक्टिंग करनी शुरू की, जैसे कुछ याद ही ना हो। उसने अपने हाथ को स्ट्रेच किया और ज़्यादा कैजुअल टोन में कहा, गुड मॉर्निंग गीतांजलि जी। लगता है कल रात बारिश के शोर में ज़्यादा नींद ही आ गई। गीतांजलि एक पल के लिए आन्या की तरफ देखा। उसकी आंखों में थोड़ा डाउट था, जैसे वो समझ गई हो कि आन्या कुछ छुपा रही है। लेकिन उसने बस हल्की सी मुस्कान दी और जवाब दिया, गुड मॉर्निंग। आन्या ने फिर अपनी आंखों को नीचे झुका लिया। अंदर ही अंदर वो फिर से खुद से लड़ रही थी। मैं कितनी बड़ी इडियट हूँ। गीतांजलि जी मेरे लिए इतना अच्छा सोचती हैं, और मैं अपने जज्बात को कंट्रोल ही नहीं कर पाई। मुझे नॉर्मल बिहेव करना चाहिए था। अब मुझे एकदम नॉर्मल बिहेव करना पड़ेगा, वरना सब बिगड़ जाएगा। टेंट के बाहर कृति की आवाज़ सुनाई दी, जो बुलाने लगी, आन्या उठी क्या तुम दोनों? ब्रेकफास्ट के लिए चलते हैं। आन्या ने जल्दी से अपना बैग संभाला और गीतांजलि से ज़्यादा आँख मिलाए बिना टेंट से बाहर निकल गई। लेकिन दिल की बात वो दोनों ही छुपा नहीं पा रहे थे। सीन सीन थोड़ा आगे शिफ्ट होता है। सब लोग छोटी सी ढाबे टाइप जगह पर बैठे थे। चाय और गरम गरम पराठे की खुशबू हवा में घुल रही थी। कृति ने पहले ही एक सीट खींच ली और आन्या के पास बैठ गई। गीतांजलि सामने वाली कुर्सी पर बैठी थी, थोड़ी चुप सी, एकदम शांत। कृति ने एक मिस्चीवियस स्माइल के साथ आन्या को देखा। वैसे आन्या, रात को टेंट में नींद आई थी, या तुम गीतांजलि जी को अपनी बकबक सुनाकर जगाए रखी थी? आन्या झटके से हंसी और नॉर्मल दिखाने की कोशिश करती है। अरे नहीं यार, मैं तो बारिश के शोर में सीधे सो गई थी। पता ही नहीं चला रात कब निकल गई। उसकी आवाज़ में एक्स्ट्रा कैजुअलनेस थी, जैसे वो कुछ छुपाना चाहती हो। गीतांजलि ने एक पल के लिए अपना कप उठाया और बस उसकी तरफ देखा। उस नज़र में हल्का सा डाउट था, जैसे वो कह रही हो, सच में आन्या? मुझे तो नींद ही नहीं आई। कृति ने टीजिंग कंटिन्यू किया, अच्छा मतलब तुम्हें कुछ याद ही नहीं? टेंट में कैसे बारिश के बीच चिपक कर सोती थी कॉलेज टाइम में? आने के चेहरे पर एक सेकंड के लिए लालिमा आ गई। उसने तुरंत पराठे का टुकड़ा तोड़ा और मुंह में डाल लिया। अरे तू भी ना, कुछ भी बोलती है। गीतांजलि ने कुछ नहीं कहा, बस एक छोटी सी मुस्कान दी, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी खामोशी थी। उसने आन्या के दिखावे करने को पहचान लिया था, लेकिन वो खुद भी जानती थी अभी इस बारे में बात करना सही वक्त नहीं है। उस दिन का ब्रेकफास्ट तो हंसी मजाक में निकल गया, लेकिन दोनों के दिल में एक नया सवाल पैदा हो चुका था। आन्या को याद है या नहीं,
और गीतांजलि के मन में एक और खामोश सवाल घूम रहा था, क्या मैं ही बस उस रात को इतना महसूस कर रही थी। कैंपिंग के बाद सुबह सुबह वो लोग अपनी कार में थोड़ा रेस्ट कर रहे थे। आन्या अपने कार में अपनी सीट पर बैठी हुई थी। कार की विंडो से हल्की सी रोशनी आ रही थी, लेकिन उसका चेहरा उदास था। तो आगे फिर है कि वो लोग वापस घर आ रहे थे, तभी बीच में थोड़ा सा ब्रेक के लिए रुकते हैं किसी छोटी सी दुकान, चाय की दुकान पर। आन्या थोड़ा अलग हटकर वॉशरूम साइड चली जाती है, और क्योंकि उसे बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था, तो वो उसी वॉशरूम में इधर उधर चक्कर काट रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी टेंशन थी, जैसे दिल की सारी बातें ज़ुबान पर कंट्रोल करके करे बिना आ रही हो। पागल है क्या तू अन्या, बिल्कुल पागल। वो अपने बालों को पकड़कर दीवार से लग जाती है। कल रात क्या ज़रूरत थी उनके इतना पास जाने की, क्या ज़रूरत थी उनकी कमर पकड़ने की। नींद में थी, हाँ नींद में थी, पर फिर भी क्या सोच रही होगी गीतांजलि जी मेरे बारे में। कितनी ऑकवर्ड सिचुएशन होगी उनके लिए। भगवान, मैं कितनी बड़ी बेवकूफ़ हूँ। वो फिर से बाथरूम में इधर उधर चलने लगी। बस आंखें बंद करके उसने अपने करीब महसूस किया। क्या हो गया है मुझे, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये गलत है, बिल्कुल गलत। लेकिन फिर भी वो पल मुझे इतना क्यों याद आ रहा है। मुझे उनके साथ सुकून क्यों मिलता है। आन्या का पेस और आवाज़ दोनों तेज़ होते जा रहे थे, जैसे वो अपने दिल को के खिलाफ लड़ रही हो, लेकिन जीत उसके जज्बात की हो रही हो। उसे पता नहीं था कि दरवाजे के पास कृति सब कुछ सुन रही थी। कृति का चेहरा पहले से सरप्राइज से भरा हुआ था, फिर एक मिस्चीवियस स्माइल आ गई। वो धीरे से नॉक करके अंदर आई और दीवार से लगकर खड़ी हो गई। तो मैडम, कल रात का सीन इतना स्पेशल था। मैं सोच रही थी तुम बस सर्दी से परेशान थी, पर लगता है असली गर्मी तो कहीं और थी। हान्या झट से पलट कर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में शौक और शर्म दोनों था। कृति, तू तू यहाँ, कितना सुना तूने? कृति ने ड्रामे करते हुए अपने कान को हिलाया। अरे मैं तो बस थोड़ा ही सुनने आई थी, लेकिन तुम्हारी आवाज़ तो बुलेट ट्रेन से तेज़ भाग रही थी। मतलब फुल डिटेल मिल गई मुझे। आन्या का चेहरा लाल हो गया। वह आंखों को नीचे करके बोले जा रही थी, बस बस चुप कर, कुछ भी मत सोच, मैं तो बस अपने आप से, बस गलती से। कृति उसके और करीब आकर और उसके कंधे पर हाथ रखा। गलती? गलती नहीं आन्या, कभी कभी जो दिल छुपके से चाहता है, वो ज़ुबान से गलती के नाम पर निकलता है। तो अपने दिल से लड़ रही है, पर शायद तुझे खुद ही नहीं पता है कि तू क्या फील करती है। अन्य ने आंखें बंद कर ली। उसके चेहरे पर गिल्ट और छिपी हुई खुशी दोनों थे। शाम का वक्त था जब सब लोग कैंपिंग से वापस लौट आए। आन्या थोड़ा थकी हुई अपने कमरे में चली गई। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चेहरा बार बार फ्लैश हो रहा था, गीतांजलि जी का, जो बॉन फायर के सामने चुपचाप बैठी थी, और कृति के हर एक टच पर उसके चेहरे का रंग बदल जाता। उन्हें फ़र्क पड़ा था, मैंने देखा था। उनकी आंखों में वो सब था जो वो कहना नहीं चाह रही थी। आन्या पलंग पर बैठे बैठे सोच रही थी। दूसरी तरफ गीतांजलि अपने बंगलों में आ चुकी थी। उसने साड़ी बदल कर एक हल्का सा कॉटन का सूट पहना और मिरर के सामने खुद को देखा, लेकिन उसकी आंखें कुछ और ही ढूंढ रही थी, जैसे वो अपने दिल को समझाने की कोशिश कर रही हो। मुझे क्या मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, आन्या और उसकी दोस्त जो मर्जी करे, मेरा उससे क्या लेना देना। मैं बस उसकी चिंता करती हूँ, बस उतना ही। उसने अपने दिल को समझाने की कोशिश की, लेकिन बार बार बॉनफायर की वो इमेज याद आ जाती थी, जहाँ आन्या कृति के साथ डांस कर रही थी, और उसके दिल में एक अजीब सी जलन फिर से उठ जाती है। उधर आन्या अपने ख्यालों में डूबी थी। तभी गीतांजलि उसके रूम नो तभी कृति उसके रूम में आई। मैडम, आपकी सोच अभी भी वहीं अटकी हुई है ना?
कृति ने मुस्कान दबाते हुए बोला। आन्या ने चौंक कर कहा, तू तू यहाँ फिर से? कृति उसके पास बेड पर बैठ गई और उसके कंधे पर सर रखकर हंसी। मैं अंधी नहीं हूँ आन्या, कल रात तुम्हारी बातें मैंने सुनी थी और आज मैंने गीतांजलि जी का रिएक्शन भी देखा। क्लियर है वो तुम्हारे बीच कुछ तो है। आन्या ने अपना चेहरा छुपा लिया। बस कर कीर्ति, तू गलत समझ रही है। कृति ने और टीज किया। गलत? अरे मेरी जान, मैं तो तुम्हारी दोस्त हूँ। मुझे क्लियरली दिखा कि गीतांजलि जी को जलन हो रही है जब मैं तुम्हारे करीब थी। वैसे मुझे थैंक यू बोलना चाहिए क्योंकि अब तो तुम्हें भी समझ आ गया होगा कि तुम्हें उनके लिए स्पेशल हो। आने की धड़कन तेज़ हो गई। उसने कृति की बातों को तो हंसी में टालने की कोशिश की, पर उसके दिल के अंदर गीतांजलि का वो बर्निंग एक्सप्रेशन बार बार आ रहा था। रात गहरी हो चुकी थी। हवाओं में अब हल्की सी ठंडक थी। गीतांजलि अपने बंगलों के ड्राइंग रूम में अकेली बैठी थी। सामने दीवार पर आ सामने दीवार पर वो पेंटिंग रखी थी जो आन्या ने उसे गिफ्ट की थी। दीवार पर टंगी उस पेंटिंग को वो कई बार देख चुकी थी, लेकिन आज उस पर नज़र डालते ही उसके दिल में एक अजीब सी खलिश उठी। उसने धीरे से गहरी सांस ली। मैं क्या कर रही हूँ? क्यों मैं एक लड़की की वजह से अपने दिल को इतना डिस्टर्ब कर रही हूँ? गीतांजलि का हाथ अनजाने में पेंटिंग को छूने लगा। ब्रश स्ट्रोक्स के अंदर खुद को देखते ही उसके मन में आन्या के वो पल चलने लगे जब आन्या को उसने बारिश में कलाई पकड़ कर रोका था। जब आन्या अपने पलकों के पीछे उसके लिए छुपी हुई नज़रें छुपा नहीं पाई थी, और जब कैंपिंग के बॉनफायर पर कृति के करीब आई थी। ये सोचकर गीतांजलि दिल में एक और तीखापन चुभ गया। मुझे कैसा लग रहा था? जलन? नहीं, ये मेरा हक थोड़ी है उस पर। उसकी अपनी ज़िंदगी है, अपनी दोस्त है। मैं बस एक पड़ोसी हूँ और कुछ नहीं। गीतांजलि ने आंखें बंद की और खुद को समझाने लगी। आन्या बस एक बच्ची है। उसकी हंसी, उसकी बातें मुझे बस इसलिए खींचती हैं क्योंकि मैं इतने सालों से अकेली हूँ। हाँ, बस वही है और कुछ नहीं। मेरा दिल गलत सोच रहा है। मुझे अपने दिल को कंट्रोल करना होगा। लेकिन जितना वो अपने दिल को समझाने की कोशिश करती है, उतनी ही स्ट्रांगली आन्या की तस्वीर आंखों के सामने आ जाती है। उसकी भीगी पलकें, उसके होठों का हल्का सा कँपकँपाना और उसके उस पल का एहसास जब आन्या ने नींद में उसकी कमर पकड़ ली थी। गीतांजलि ने अपना सर पकड़ लिया। बस करो गीतांजलि, तुम्हारी दुनिया अब उन बातों के लिए नहीं बनी है। तुम्हारा दिल तुम्हें धोखा दे रहा है। ये सब सिर्फ एक कमज़ोरी है। तुम्हें खुद को रोकना होगा। और फिर उसने एक ठंडी सी हंसी निकाली। एक हंसी जो जिसमें खुशी से ज़्यादा दर्द झलक रहा था। अगले दिन शाम को तीनों फिर से साथ बैठे थे। ड्राइंग रूम में हल्की सी पीली रोशनी थी। बाहर हल्की ठंडी हवा बह रही थी। आन्या और कृति सोफे पर साथ बैठे थे और गीतांजलि सामने वाले आर्म चेयर पर थोड़ी दूरी बनाकर बैठी थी। कृति ने हमेशा की तरह चंचल हरकतें की। उसने आन्या की ओर झुकते हुए कहा, अरे आन्या, तुझे याद है ना कॉलेज के दिनों में हम कितना पागलपन करते थे? तू हमेशा स्केच बुक लेकर भागती थी और मैं तेरे मॉडल्स बन जाती थी। आन्या हंस पड़ी और उसके गालों पर हल्की सी लाली छा गई। हाँ, वो दिन अलग ही थे, उसने धीरे से कहा। कृति अचानक और करीब खिसक आई। उसने आन्या की बाँह पकड़कर हल्का सा झटका दिया। और तू अब भी वही है, सिर्फ और ज़्यादा टैलेंटेड हो गई है। गीतांजलि की आंखें अनायास ही उसकी ओर चली गई। उसकी उंगलियों का कसाव आर्मरेस्ट पर साफ झलक रहा था। दिल के अंदर कुछ चुभा, जैसे कोई अनजाना हक छीन रहा हो। वो मन ही मन बोली, बस एक दोस्त है, सिर्फ एक दोस्त। मैं क्यों इतना रिएक्ट कर रही हूँ? लेकिन कृति ने शायद जानबूझकर गीतांजलि की तरफ देखा और शरारती मुस्कान के साथ आन्या की ओर भी पास खिसक गई। अब उनके कंधे तकरीबन छू रहे थे। आन्या ने एक पल को गीतांजलि की ओर देखा। उसकी नज़रें साफ बता रही थी कि उसने गीतांजलि के चेहरे पर बदलता रंग देख लिया है। आन्या के दिल की धड़कनें तेज़ हो गई। उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कृति के करीब आने से गीतांजलि पर इतना असर क्यों हो रहा है। गीतांजलि ने तुरंत नज़रें फेर ली और अपनी साड़ी के पल्लू को ठीक करने लगी, मगर उसके अंदर बेचैनी छुपी नहीं रह गई।
उसने खुद को फिर से समझाया, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है गीतांजलि, तुम्हारी ज़िंदगी अलग है और उसकी अलग। ये सब तुम्हें इफ़ेक्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन दिल तो बात मान ही नहीं रहा था। आन्या जब अब कृति की ओर हंसकर जवाब दे रही थी, लेकिन उसकी आंखें चोरी चोरी गीतांजलि की तरफ ही झांक रही थी। और गीतांजलि वो बस अपनी हंसी और भावों को दबाकर चुपचाप बैठी रही। क्या होना है आगे जानने के लिए सुनते रहिए एक अनजानी मोहब्बत, ओनली ऑन सैफिक विस्पर्स। पार्ट 3 कल अपलोड होगा। थैंक यू।